Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's start our new topic, concept of national income. Okay, स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जिसमें फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड्स को डिस्कस किया। इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम फर्स्ट यूनिट के एक फ्रेश टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेशनल इनकम को डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ इनकम, इनकम क्या है। क्योंकि एक्चुअली में जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो इसी इनकम के कॉन्सेप्ट से ही ड्राइव्ड है। तो पहले हम इनकम, व्हाट इज़ इनकम, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे इनकम के कॉन्सेप्ट से ही नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को ड्राइव किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स 11th में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ इनकम। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। जब भी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट्स किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करता है, तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए या उसके कंट्रीब्यूशन को कंपनसेट करने के लिए कुछ पेमेंट एम्प्लॉयर द्वारा, एम्प्लॉयर मीन्स जो पर्सन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो पर्सन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज करता है, उनको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। ओके, तो जब भी किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज किया जाता है, या कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है, तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए या उनके कंट्रीब्यूशन को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक पेमेंट करता है, और ये पेमेंट ही उस फैक्टर की इनकम कहलाता है। क्लियर है? यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन के लिए जो पेमेंट रिसीव होता है, उसी पेमेंट को या उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। ओके, या टेक्निकल लैंग्वेज में उस पेमेंट को ही क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम कहा जाता है। 11th में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, यानी जो फैक्टर्स इनकम है, फैक्टर्स इनकम को ही या फैक्टर पेमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, या फैक्टर अर्निंग्स को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनकम कहते हैं। क्लियर है? व्हाट इज इनकम? इनकम इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें जो पेमेंट रिसीव होता है, वो पेमेंट, वो अमाउंट ही क्या कहलाता है? उनकी इनकम कहलाता है।
क्लियर। 11th में स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 टाइप्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी ये चारों फैक्टर्स अगर किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर रिसीव होगा, और ये पेमेंट ही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इनकम कहलाएगा। क्लियर। या इस पेमेंट को ही हम फैक्टर्स इनकम या फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है। यानी अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल फैक्टर की स्टूडेंट्स, तो इंडिविजुअल फैक्टर को जो भी अर्निंग्स रिसीव होती हैं वो अर्निंग्स क्या कहलाती हैं, इनकम कहलाती हैं, उस फैक्टर की इनकम कहलाती है, वही लिखा है। और अगर हम किसी कंट्री की बात करें, एक कंट्री की, तो उस कंट्री में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। किसी एक कंट्री में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन में से अगर मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स की लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन वर्किंग है, तो ये क्या होंगे, 80 करोड़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाएंगे। ठीक है। इंडिया के पास जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है, ये लैंड का यूज किया जाएगा, तो ये लैंड क्या हो जाएगी, कंट्रीज फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। तो वही यहां लिखा है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड दिस इज नोन एज कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी किसी कंट्री के पास बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिन्हें कंट्री के, देश के उत्पादन के साधन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स जब किसी कंट्री के पास नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो हर फैक्टर की कुछ ना कुछ इंडिविजुअल इनकम होगी ना, क्योंकि हर फैक्टर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, और जब उसको कंट्रीब्यूशन के कंपनसेशन में कोई पेमेंट मिलेगा तो वो उसकी इंडिविजुअल इनकम हो जाएगी। और जब हम सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इंडिविजुअल इनकम को सम कर लेते हैं, मान लीजिए किसी कंट्री में 4 पर्सन है, ए, बी, सी, डी, ये स्टूडेंट्स 4 फैक्टर हैं किसी कंट्री के पास। ए की इनकम, यानी ए ने कोई प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन किया, इसके लिए 100 रुपये पेमेंट रिसीव हुआ। बी ने कोई प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन किया, इसे भी 100 रुपये कंट्रीब्यूशन के लिए पेमेंट मिला। सी ने कोई प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन किया, इसके लिए 50 रुपीज़ का अर्निंग हुआ। डी ने कोई प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन किया, तो उसके लिए मान लीजिए 150 रुपीज़ का पेमेंट रिसीव हुआ। तो देखिए ए की इंडिविजुअल इनकम 100, बी की 100, सी की 50 एंड डी की 150। ये इन सभी फैक्टर्स की इंडिविजुअल इनकम है। और ये फैक्टर किसके हैं स्टूडेंट्स, किसी कंट्री के हैं, किसी नेशन के हैं। ठीक है। ये कोई एक नेशन है, मान लीजिए इंडिया ही है, और ये चारों ABCD चारों फैक्टर इंडिया के हैं, और इनकी इंडिविजुअल इनकम कुछ इस तरह से हमें गिवन है। ठीक है। अब हम अगर इन चारों इंडिया के सभी फैक्टर्स की इनकम का सम कर लें, तो हमें ये सम कितना मिलेगा, 400। यानी इंडिया के सभी फैक्टर्स की टोटल इनकम कितनी है, 400। यानी ये नेशन के सभी फैक्टर्स की टोटल इनकम क्या है, 400। 100 ए की इंडिविजुअल इनकम है, जबकि 400 सभी फैक्टर, किसी कंट्री के सभी फैक्टर्स की इनकम है। तो 100 इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए, 100 इंडिविजुअल इनकम ऑफ बी,
150 इंडिविजुअल इनकम ऑफ सी एंड 150 इंडिविजुअल इनकम ऑफ डी। लेकिन 400 सम टोटल ऑफ कंट्रीज इनकम, नेशंस इनकम। इसीलिए स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। समझ गए? यानी किसी कंट्री के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनकी इनकम का हम सम कर लें तो इस सम को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, देश की इनकम कहा जाता है, नेशन की इनकम कहा जाता है, या नेशनल इनकम कहा जाता है। ओके, तो देखिए यहां वही लिखा है, इफ वी कैलकुलेट द सम ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, इट इज नोन एज नेशनल इनकम ऑफ कंट्रीज और कंट्रीज इनकम। यानी किसी कंट्री के सभी फैक्टर्स की जो इंडिविजुअल इनकम है उसका अगर हम सम कर लें तो ये सम को हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं या फिर उस देश की, उस कंट्री की इनकम बोल सकते हैं। क्लियर है? यानी व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री। यानी किसी देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनकी इंडिविजुअल इनकम का सम ही क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी दे प्रोड्यूस्ड सम गुड्स एंड सर्विसेज। बताया मैंने अभी कि जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी भी एक्टिविटी में, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज किया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स इक्वल टू फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर से एक बार, एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी जो गुड्स और सर्विसेज ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, रिमेन्स इक्वल टू फैक्टर ऑफ इनकम। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितना भी, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी वैल्यू फैक्टर्स इनकम के बराबर होती है और जो कि उन्हें रिसीव होती है। यानी फैक्टर्स इनकम को कल मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में आपको बताया था कि जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही इनकम जनरेट होती है, या उतनी ही वैल्यू की इनकम हाउस होल्ड को, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है। तो वही सेम टर्म यहाँ लिखा है, व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट in any productive activity they produce some goods and services and the value of produced goods and services remains equal to factor income which is received by, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है उतनी ही वैल्यू की वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं, so we can also get national income by adding the value of produced goods and services। ठीक है, यानी अभी जब प्रीवियस पॉइंट को हमने डिस्कस किया कि जितनी फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है उतनी ही वैल्यू की वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चाहे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, हम चाहें तो इनको मिलने वाली इनकम का सम कर लें, या ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं इनकी वैल्यू को हम सम कर लें, दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। यानी नेशनल इनकम को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी नेशनल इनकम हम
फैक्टर इनकम के सम के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं, और नेशनल इनकम को सम ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, इनका भी सम करें तो भी हमें नेशनल इनकम की डिफिनीशन या नेशनल इनकम की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स नेशनल इनकम किसे कहते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को लगभग अब सीख गए होंगे। एज ए टेक्निकल डिफिनीशन इसे हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बताएंगे, अभी इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको बता दें, जैसे व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को सम करें या फिर हम फैक्टर्स को रिसीव होने वाली इंडिविजुअल इनकम का सम करें, दोनों ही तरीकों को, दोनों ही सम को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का सम कर रहे होते हैं तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यू प्रोड्यूस होती रहती हैं, इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई फिर प्रोडक्शन बंद कर दिया, जब खत्म हो गई दोबारा प्रोडक्शन कर लिया, ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहता है। तो जब हम कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहता है और हमें क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का सम करना है, तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ एक गुड्स प्रोड्यूस हुई, इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती जाती हैं। तो जब हम यहाँ तक का सम कर रहे होंगे तब तक ये गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जब हम यहाँ तक का सम कर रहे होंगे तो अगली गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब हम नेक्स्ट यहाँ तक का कर रहे होंगे तो नेक्स्ट गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी कि हम कौन सी गुड्स जो प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनमें से, या जो प्रोड्यूस होने वाली हैं उनमें से कौन सी गुड्स और सर्विसेज का सम करें। तो स्टूडेंट्स जब भी हम गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू का सम करते हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी हम इन्हीं की वैल्यू का सम कर लेंगे। इसके बाद की गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगी उनको हम नेक्स्ट टाइम में सम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक क्राइटेरिया बना देते हैं, और ये क्राइटेरिया टाइम पीरियड का होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यानी जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू का सम कर रहे होते हैं तो वो सम हम केवल किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होंगी उन्हीं का सम करेंगे। यानी जो सम किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, और वो टाइम पीरियड क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड में हर जगह गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। तो हम नेशनल इनकम, जब देखिए यहाँ लिखा है नेशनल इनकम, यानी हम जब भी इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर कंट्री होगा। इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इंडिया का इंडिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी जब भी हम किसी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, या हम जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को सम कर रहे होंगे तो उस सम में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री होगा, वो ये कंट्री कौन सा होगा, हम जिस कंट्री की नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम वैल्यू
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही बोला। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हम लोगों ने दो तरह की गुड्स पढ़ी थी, एक फाइनल और दूसरा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जब भी हम सम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर टाइप्स की ही गुड्स होगी, और वो कौन सी होंगी? फाइनल होंगी। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को सम नहीं किया जाता। नेशनल इनकम काउंट करते समय हम केवल फाइनल गुड्स के ही वैल्यू को सम करते हैं, इंटरमीडिएट को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस किया, इसे नेशनल इनकम बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इसी कॉन्सेप्ट में हम इन तीनों टर्म्स को जोड़ दें, ठीक है, तो हमें नेशनल इनकम की टेक्निकल डेफिनेशन मिल जाएगी। और वो कैसे होगी? देखिए, नेशनल इनकम, ओके, नेशनल इनकम refers to the sum total of monetary value, सम बोला था, सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो देखिए वही लिखा है, नेशनल इनकम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। मैंने बोला था ना केवल फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगी, अभी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड्स की बात की थी हम लोगों ने, तो ये देखिए इंक्लूड कर लिया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफ अ कंट्री, देखिए पर्टिकुलर कंट्री आ गया, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर भी आ गया। क्लियर है? तो ये जो टर्म्स हमने बेसिक्स अभी डिस्कस किए उन सबको एक साथ यूज कर लिया, तो हमारे पास नेशनल इनकम की एक टेक्निकल डेफिनेशन आ गई, जो क्या है? नेशनल इनकम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा जो भी गुड्स और फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हीं की मॉनेटरी वैल्यू का अगर हम सम कर लें तो ये सम क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। ओके, या स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया था कि फैक्टर्स इनकम का, फैक्टर्स की जो इंडिविजुअल इनकम है उसका भी अगर हम सम कर लें तो भी नेशनल इनकम, यानी दूसरी तरह से अगर हम इसे चाहें तो इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि नेशनल इनकम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी किसी कंट्री के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फैक्टर इनकम रिसीव होती है उसके सम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के कॉन्सेप्ट अभी हमने बेसिक्स में डिस्कस किए थे और दोनों ही तरह से देखिए स्टूडेंट्स हमने नेशनल इनकम को डिफाइन कर लिया। पहला, नेशनल इनकम इज द रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का सम है। और दूसरा, फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स की इनकम का सम, तो वो है नेशनल इनकम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ
फैक्टर्स इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ कि जो नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट में हमने 3 टर्म्स यूज की हैं, मॉनेटरी वैल्यू, सेकेंड नॉर्मल रेजिडेंट एंड थर्ड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये क्या है? इस वीडियो में हम इन तीनों को अलग से डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं मॉनेटरी वैल्यू की, यानी व्हाट इज मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मॉनेटरी वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करते हैं तो इसे मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स स्टूडेंट यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मनी की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्वांटिटी को उन गुड्स सर्विसेज के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है। नीचे देखिए लिखा भी है, मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, अब स्टूडेंट्स बात आती है कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्यों हम गुड्स एंड सर्विसेज की सीधे क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, हम इन्हीं क्वांटिटी का सम टोटल करके नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम कुछ एक इकोनॉमी है या इंडिया में कुछ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। मान लीजिए मिल्क का प्रोडक्शन 100 लीटर है। ठीक है, 100 लीटर है। सेम इकोनॉमी में राइस का प्रोडक्शन हुआ। मान लीजिए राइस का प्रोडक्शन 100 केजी है। ठीक है, उसी इकोनॉमी में क्लॉथ का प्रोडक्शन हुआ जिसमें 100 मीटर प्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस हुई हैं, इनकी वैल्यू का हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, और जो भी सम आता है उसी को हम क्या नेशनल इनकम बोल देते हैं। अब देखिए, हमने जो एग्जांपल लिया कि एक इकोनॉमी है जिसमें 3 गुड्स मिल्क, राइस एंड क्लॉथ प्रोडक्शन होता है, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन 100 लीटर है, राइस का प्रोडक्शन 100 केजी है, क्लॉथ का प्रोडक्शन 100 मीटर है। अब हमें नेशन का, कंट्री का टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है या टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का सम करना है ताकि हमें नेशनल इनकम मिल सके। तो हम इनका अगर सम करते हैं तो ये नंबर्स हैं, इजीली सम हो जाएंगे। क्या मिलेगा? 300। और 300 के बाद हमें कुछ यूनिट भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यूनिट लिखेंगे तो क्या 300 लीटर लिखेंगे या 300 केजी लिखेंगे या 300 मीटर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लीटर में हमने मेज़र किए हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो केजी में मेज़र किए हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमने मीटर में मेज़र किए हैं।
तो क्या 300 के बाद तीनों मेजरमेंट स्केल एक साथ पुट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या एक ही मेजरमेंट स्केल पे इनको सम किया जा सकता है? नहीं। तो अब कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का सम करें ताकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकें? तो उसका तरीका एक हो सकता है कि हम लीटर को केजी में कन्वर्ट कर दें और मीटर को भी केजी में कन्वर्ट कर लें, या केजी को लीटर में कन्वर्ट कर लें और मीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लें। यानी तीनों ही प्रोडक्ट को किसी एक स्केल में कन्वर्ट कर लें, तब इनका सम किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि लीटर को केजी में चेंज कर दिया जाए और मीटर को भी केजी में चेंज कर दिया जाए, या केजी को लीटर में और मीटर को लीटर में चेंज कर दिया जाए? ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी हम इनका इंडिविजुअल सम भी नहीं कर सकते और तीनों को कन्वर्ट करके एक कॉमन मेजरमेंट स्केल में भी चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट बात ये प्रॉब्लम ये आती है, फिर इनको हम सम कैसे करें? क्योंकि जब तक सम नहीं होगा तब तक नेशनल इनकम का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम सभी जितने भी टाइप्स के गुड्स हैं इन सबको मनी के स्केल में चेंज कर दें। यानी इनकी वैल्यू को हम मनी में मेज़र कर दें, और जैसे ही तीनों की वैल्यू मनी में मेज़र हो जाएंगी एक ही स्केल बचेगा और तीनों को हम सम कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स हम मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी गुड्स की क्वांटिटी है, जैसे हमने कहा कि मिल्क हमारे पास 100 लीटर है, ठीक है, राइस हमारे पास 100 केजी है और क्लॉथ हमारे पास 100 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों प्रोडक्ट की वैल्यू को मनी की टर्म में चेंज कर देना है। और वो कैसे पॉसिबल है, जब हम गुड्स की क्वांटिटी को उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ये तीनों की क्वांटिटी यहाँ पर स्टूडेंट्स दी हुई हैं, ये तीनों की क्वांटिटी दी हैं। तो इन क्वांटिटी का हम इनके पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। मान लो मिल्क 1 लीटर 10 रुपीज़ का आता है, 1 लीटर मिल्क का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़। 1 केजी राइस का प्राइस भी 10 रुपीज़ है और 1 मीटर कपड़े का भी प्राइस 10 रुपीज़ है। तो दोनों तीनों का इनके प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 1000 रुपये हो जाएगा। राइस की भी मनी की फॉर्म में वैल्यू 1000 रुपये हो जाएगी और क्लॉथ की भी मनी की फॉर्म में वैल्यू 1000 रुपये हो जाएगी। और हम तीनों को मेज़र कर सकते हैं, ये तीनों 3000 हो जाएंगे और हम एक यूनिट भी दे देंगे पीछे इसके 3000 रुपये। यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से इस देश की नेशनल इनकम कितनी होगी, 3000 रुपये होगी। क्लियर है, कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3000 रुपये। अब देखिए हमें अलग अलग प्रोडक्ट के या अलग अलग मेजरमेंट स्केल वाले प्रोडक्ट के सम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसीलिए स्टूडेंट्स जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट की जो होते हैं या जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम इजीली नेशनल इनकम का सम कैलकुलेट कर सकें। और ये देखिए मिल्क की क्वांटिटी वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़, जबकि मॉनेटरी वैल्यू 1000। राइस की क्वांटिटी वैल्यू 100 केजी, जबकि मॉनेटरी वैल्यू
1000। क्लॉथ की क्वांटिटी वैल्यू 100 मीटर, जबकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू 1000। कैसे कैलकुलेट किया? क्वांटिटी ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ गुड्स। इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मॉनेटरी वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी की टर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। और कैसे कैलकुलेट किया हमने इसे? इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है उसको उस गुड्स के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमें उस गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय या नेशनल इनकम को डिफाइन करते समय हम यहाँ पर सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज का टोटल कर रहे होते हैं और गुड्स और सर्विसेज का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग स्केल पे होता है। अलग अलग स्केल की वजह से हमें सम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम सभी गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके उनका सम कर लेते हैं और हमें नेशनल इनकम की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप मॉनेटरी वैल्यू के कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर refers to the period between 1st अप्रैल to 31st मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च का जो पीरियड होता है 12 मंथ्स का, इसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और स्टूडेंट्स कभी कभी हम फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हैं। क्लियर है? अभी एक दिन क्लास हो रही थी, आपसे पूछा गया था कि 1 अप्रैल टू 30 मार्च क्या है, एकेडमिक ईयर या फाइनेंशियल ईयर। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स नहीं बता पाए थे कि ये फाइनेंशियल ईयर क्या है। कितनी बार मैंने क्लासेस में इस चीज़ को डिस्कस किया था, कितनी बार, लेकिन आप कंफ्यूज थे। तो आगे से अब याद रखिएगा, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर रिफर्स टू द पीरियड बिटवीन 1st April to 31st March and it is also known as accounting year. ओके, तो सेकेंड टॉप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारे जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन में स्टूडेंट टर्म यूज हुई है वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। यानी अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हु इज नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम इकोनॉमिक्स में नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिटीजन ऑफ कंट्री से नहीं होता। ओनली सिटीजन ऑफ कंट्री से इसका मतलब नहीं होता, बल्कि नॉर्मल रेजिडेंट में किसी कंट्री के सिटीजन्स के साथ साथ कुछ फॉरेनर्स भी, यानी ऐसे लोग जो हमारे सिटीजन नहीं हैं, उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट तो होंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन नहीं हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं, बशर्ते, यानी उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यानी अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल, यानी कोई फॉरेनर पर्सन या कोई फॉरेन कंपनी या इंस्टीट्यूशन अगर 2 कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। और वो
कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, वो फॉरेनर, इंस्टीट्यूशन हो या पर्सन हो, कोई भी हो, वो हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से अधिक, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर हमारी कंट्री में रह चुका हो। साथ ही साथ उस पर्सन के जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, यानी उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स द एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। समझ गए? मैंने आपको बताया था 11th में ही, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स द एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड फॉर अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न करने के ऑब्जेक्ट से जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहा जाता है, लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। यानी अगर कोई नॉन सिटीजन पर्सन हमारी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है और उसकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे ही कंट्री में लाई करती हैं, हमारी ही कंट्री में परफॉर्म करता है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्लियर? 2 शर्तें हैं। सबसे पहला, अगर हमारा सिटीजन है तब तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा ही। ऐसा पर्सन जो हमारा सिटीजन नहीं है, फॉरेनर सिटीजन है, वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। बस 2 शर्तें उसको फॉलो करनी चाहिए। पहला, वो हमारी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहा हो। दूसरा, उसकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी ही कंट्री में वो परफॉर्म कर रहा हो, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वही लिखा है, अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन who residing for 1 year or more than 1 year in any country and his center of economic interest. Center of economic interest means economic activities, okay, like consumption, production, investment, etc. lies in the same country is known as normal resident. यानी कोई पर्सन जो किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है और उसके सभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में परफॉर्म करता है, तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है? अब देखिए, जो हमारे सिटीजन हैं वो तो जाहिर सी बात है 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में रह चुके हैं और उनकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे ही देश में परफॉर्म होंगी, यानी वो तो हमारा सिटीजन तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है ही है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो फॉरेन से आया है और हमारे कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रह गया है और उसने सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी ही कंट्री में परफॉर्म की हैं, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। क्लियर है? कुछ एक्सेप्शन है इस केस के, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। टूरिस्ट, स्कॉलर्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में से भी कौन से? हु वर्क फॉर वेलफेयर नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसे इंडिया में WHO का कोई ऑफिस है या WTO का कोई ऑफिस है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और इनका ऑफिस अगर हमारी कंट्री में है तो इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री, यानी इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं UNO, WHO, WTO की,
यानी ये यहाँ पर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। तो आप देखेंगे कोई भी इस तरह का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो वेलफेयर के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। क्लियर। ऐसे ही टूरिस्ट, कोई पर्सन मान लीजिए कोई अमेरिकन इंडिया के टूर पे आता है, 1-2 साल ही घूमता है और आके वापस चला जाता है, तो वो 1 साल या उससे ज्यादा तो रहा, लेकिन उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसने यहाँ खाया तो जरूर रहा, के हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हो, लेकिन उसका मोटिव, उसका गोल प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, बल्कि खुद को एंटरटेन करना था। यानी ये पहली शर्त तो पूरी कर रहा है टूरिस्ट कि 1 साल से ज्यादा रुका, लेकिन दूसरी शर्त कि वो अपनी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं परफॉर्म करे, उसे फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए टूरिस्ट जितने भी फॉरेन से हमारी कंट्री में आते हैं उनको नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, स्कॉलर्स, कोई फॉरेन कंट्री से कोई स्टूडेंट हमारी कंट्री में पढ़ने आता है, अब मान लो डिग्री कोर्स कर रहा है, तो 3 साल या 4 साल रुकेगा, यानी वो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रुक रहा है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन दूसरी क्या, वो उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाइज हैं, क्या हमारी कंट्री में ही वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है? नहीं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो फॉरेन से टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए यहाँ आते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं, उनको भी चाहे वो 1 साल रुकें या 2 साल रुकें, 10 साल रुकें, उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं किया जाता। ठीक है। वैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे UNO, WHO, WTO, इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं किया जाता, जबकि ये सालों साल से हमारी कंट्री में हैं, लेकिन इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाइज नहीं होते। इसलिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। ओके। फॉरेन स्टाफ इन एम्बेसीज क्या होती हैं आगे हम बात करेंगे, लेकिन जितनी भी एम्बेसीज हैं उसमें कोई फॉरेनर अगर जॉब कर रहा है तो वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, टूरिस्ट, स्कॉलर्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस who works for welfare not for profit like UNO, WHO, WTO, etc. Foreign staff in embassies are not treated as normal resident, यानी इनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता, चाहे ये हमारे देश में 1 साल रहें या 10 साल रहें या 20 साल रहें, इनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट केवल उन्हीं फॉरेनर्स को माना जाएगा जो हमारे देश में रहते भी हैं, साथ साथ अपने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं परफॉर्म करते हैं। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट मे बी सिटीजन, अभी मैंने बताया, ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉरेनर आल्सो, यानी किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं वो उस कंट्री के तो नॉर्मल रेजिडेंट होते ही हैं, साथ ही साथ फॉरेनर भी किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स तीनों ही कॉन्सेप्ट जो कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन में यूज़ किए गए, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर का हो, चाहे वो मॉनेटरी वैल्यू का रहा हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट का रहा हो, मुझे लगता है कि अब आपके तीनों कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डोमेस्टिक इनकम के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप दोनों वीडियो को कलेक्टिवली देख लीजिए और
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।